Hello, my dear students. How are you? Students, we are reading your chapter number 4 of history, The Making of a Global World. This will be the part number 10 of your chapter. इस पार्ट में हमारी हेडिंग है स्टूडेंट्स लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ट्रेड फ्लरिश्ड एंड मार्केट्स एक्सपेंडेड इन लेट 19th सेंचुरी। स्टूडेंट्स लेट 19th सेंचुरी में ट्रेड फ्लरिश हो जाता है, मीन्स ट्रेड बढ़ जाता है और मार्केट भी फैल जाती है, मीन्स दुनिया में जो है आपके मार्केट बहुत ही बड़ी हो जाती है। एक कंट्री की मार्केट एक वर्ल्ड मार्केट का रूप ले लेती है। बट दिस वॉज नॉट ओनली ए पीरियड ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड इंक्रीज्ड प्रोस्पेरिटी, लेकिन स्टूडेंट्स ये सिर्फ ट्रेड के एक्सपेंड होने का, मीन्स ट्रेड के फैलने का और प्रोस्पेरिटी के बढ़ने का पीरियड नहीं था। प्रोस्पेरिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? समृद्धि या खुशहाली। किस तरीके की खुशहाली की बात कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स? लोगों की लाइफ पहले से ज़्यादा प्रॉस्पर हो गई थी। जैसे पिछले पार्ट में हमने स्टडी किया कि ब्रिटेन में ज़्यादा फूड आने से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा उठ गया, तो वही क्या थी स्टूडेंट्स? प्रोस्पेरिटी थी। लेकिन स्टूडेंट्स ये सिर्फ ट्रेड और प्रोस्पेरिटी के बढ़ने का ही पीरियड नहीं था, और भी दूसरी चीज़ें इस पीरियड में हुई। कौन से पीरियड में? लेट 19th सेंचुरी में। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट देर वॉज ए डार्कर साइड टू दिस प्रोसेस। स्टूडेंट्स इस प्रोसेस की एक डार्कर साइड भी थी। डार्कर साइड बोल देंगे हम, एक नेगेटिव पहलू भी था इसका। देखते हैं अभी कौन सा नेगेटिव पहलू था और कौन सी प्रोसेस का नेगेटिव पहलू या डार्कर साइड की बात कर रहे हैं। जो ट्रेड और प्रोस्पेरिटी इंक्रीज हुई, उसके दूसरी तरफ एक डार्कर साइड भी थी, एक अंधियारा पहलू भी था, एक नेगेटिव अप्रोच भी काम कर रही थी। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड ए क्लोजर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑल्सो meant a loss of freedoms and livelihood। स्टूडेंट्स, जिस टाइम वर्ल्ड में ट्रेड एक्सपेंड हो रहा था और इकोनॉमिकली रूप से लोग मजबूत हो रहे थे, प्रोस्पेरिटी भी फैल रही थी, उस टाइम है ना कुछ लोगों को अपनी फ्रीडम और लाइवलीहुड को भी लॉस करना पड़ा। मतलब कि उनकी आज़ादी चली गई और उनकी जो लाइवलीहुड थी, आजीविका या गुजारे का साधन था, वो भी ख़त्म हो गया। जो कॉलोनाइजर थे स्टूडेंट्स, उनके लिए तो ये प्रोस्पेरिटी का टाइम था, खुशहाली का टाइम था। लेकिन जो कॉलोनाइज्ड थे, जो गुलाम थे, उनके लिए ये फ्रीडम जाने का और लाइवलीहुड खोने का टाइम था। कॉलोनाइजर कौन हो गए? जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हमारी कंट्री में ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश लोग तो हो गए कॉलोनाइजर, और इंडियन क्या हो गए? कॉलोनाइज्ड। तो वो तो हो गए आपके मालिक और हमारे वाले हो गए गुलाम। तो उनके लिए तो ये था प्रोस्पेरिटी का दौर, लेकिन हमारी क्या चीज़ें चली गई? फ्रीडम्स और लाइवलीहुड। एक बार फिर बताता हूँ इसको। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अनेक पार्ट में, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड के एक्सपेंशन के साथ, एंड ए क्लोजर रिलेशनशिप विद वर्ल्ड इकोनॉमी, और वर्ल्ड इकोनॉमी के जुड़ने के साथ अनेक लोगों की फ्रीडम और लाइवलीहुड चली गई। जैसे ही जो कॉलोनाइज्ड लोग थे, जैसे इंडिया के लोग, वो वर्ल्ड इकोनॉमी से तो जुड़ गए, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ तो उनका क्लोजर रिलेशनशिप हो गया, क्योंकि उनके देश की चीज़ें बाहर जाने लग गई। लेकिन इसके साथ साथ उनके लिए कुछ नेगेटिव चीज़ें काम करने लग गई, जैसे उनकी फ्रीडम और लाइवलीहुड भी चली गई।
Late 19th century European conquest produced many painful economic, social, and ecological changes through which the colonized societies were brought into the world economy. स्टूडेंट्स, लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियन लोगों ने जो अपनी कॉन्क्वेस्ट शुरू की, कॉन्क्वेस्ट होता है आपके दूसरे देशों को जब उन्होंने जीतना स्टार्ट किया तो उससे कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस हुई, उससे अनेक पेनफुल कष्टदायक इकोनॉमिक सोशल और आपके है ना इकोलॉजिकल चेंज आए थ्रू विच, और उन चेंज के द्वारा कॉलोनाइज सोसाइटी वर्ल्ड इकोनॉमी में शामिल कर ली गई। दोबारा से फिर बताता हूँ इसको। लेट 19th सेंचुरी में जैसे ही यूरोपियन लोगों की लाइफ थोड़ी सी ऊपर उठी या उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा ग्रो हुआ तो उन्होंने दूसरे देशों को कॉन्क्वेस्ट करना या जीतना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने दूसरे देशों को जीतना शुरू किया स्टूडेंट्स, तो उससे है ना उन देशों में काफ़ी पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल और इकोलॉजिकल चेंज आए और उन्होंने ज़बरदस्ती किसको, कॉलोनाइज सोसाइटी को वर्ल्ड इकोनॉमी में जोड़ दिया। लेकिन ये जुड़ना काफ़ी कष्टकारक था कॉलोनाइज लोगों के लिए, गुलाम लोगों के लिए। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसमें। लुक एट ए मैप ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के मैप को देखो। पहले अफ्रीका के मैप को देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम। ये देखिए, ये अफ्रीका का मैप है। अभी पढ़ते हैं आगे टॉपिक में क्या बताया जा रहा है। यू विल सी सम कंट्रीज बॉर्डर्स रन स्ट्रेट एज इफ दे वर ड्रॉन यूजिंग ए रूलर। आप अफ्रीका के मैप को भी आपने देखा तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ कंट्री के जो बॉर्डर है ना वो बिल्कुल रन स्ट्रेट सीधे जा रहे हैं, एज इफ जैसे कि देवर ड्रॉन उनको खींच दिया गया हो यूजिंग ए रूलर, एक फुट्टे का इस्तेमाल करके या एक स्केल का इस्तेमाल करके खींच दिया गया हो। इस तरीके से कई देशों के बॉर्डर क्या हैं, सीधे हैं, जैसे वो किसी रूलर या स्केल के द्वारा बनाए गए हों। रूलर का मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स स्केल होता है, ना कि किंग। वेल इन फैक्ट दिस वाज ऑलमोस्ट हाउ rival European powers in Africa drew up the borders demarcating their respective territories. Students, well, in fact this was almost, लगभग कुछ ऐसा ही था। कैसा था? जैसे कि बाउंड्री स्टेट खींच रखी हो अफ्रीका के देशों की, कुछ ऐसा ही था। हाउ, कैसे? राइवल यूरोपियन पावर्स इन अफ्रीका, अफ्रीका में किस तरीके से राइवल यूरोपियन पावर ने ड्रू अप खींच दी, देयर बॉर्डर्स अपने बॉर्डर खींच दिए, डिमार्केटिंग अलग करते हुए, देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज अपनी अपनी टेरिटरीज को अलग करते हुए अपने बॉर्डर उन्होंने खींच दिए स्टूडेंट्स। In 1885, the big European powers met in Berlin to complete the carving up of Africa between them. Students, 1885 में जो बड़ी यूरोपियन पावर थी वो बर्लिन, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में मिली और उन्होंने किस काम को कंप्लीट किया, कार्विंग अप ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका को कार्विंग अप कर दिया, अपने अपने बीच में बांट लिया। उन्होंने अफ्रीका का मैप अपने बीच में रखा और उसके ऊपर बाउंड्री खींच दी। तो बाउंड्री का खींचना ही क्या मतलब होता है, कार्विंग अप। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं किस तरीके से यूरोपियन पावर ने अपने बीच में अफ्रीका को बांटा। ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड वास्ट एडिशंस टू देयर ओवरसीज टेरिटरीज इन द लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी में अपनी ओवरसीज टेरिटरी में, मतलब अपने विदेशी क्षेत्रों में ब्रिटेन और फ्रांस ने बहुत वास्ट एडिशन कर लिया, मीन्स नए नए देश और जोड़ लिए, दूसरे देशों को और देशों को गुलाम बना लिया। बेल्जियम एंड जर्मनी बिकेम न्यू कॉलोनियल पावर,
और लेट 19 सेंचुरी में दो कॉलोनियल पावर कौन सी सामने आ गई, बेल्जियम और जर्मनी। कॉलोनियल पावर कैसे होगी स्टूडेंट्स वो, क्योंकि वो दूसरे देशों में जा कर के अपनी कॉलोनी बनाती थी और है ना दूसरे देशों के क्षेत्रों को गुलाम बनाती थी। द यूएस आल्सो बिकेम ए कॉलोनियल पावर इन द लेट 1890s बाय टेकिंग ओवर सम कॉलोनीज अर्लियर हेल्ड बाय स्पेन। और स्टूडेंट यूएस भी आपके लेट 1890s में एक कॉलोनियल पावर बन गया और उसने उन कॉलोनीज को टेकिंग ओवर कर लिया, उन कॉलोनीज पे कब्जा कर लिया, उन क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया जो पहले किसके अंडर में थी, स्पेन के अंडर में। लेट अस लुक एट वन एग्जांपल ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन द इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड्स ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल। तो है ना एक एग्जांपल हम दिखाते हैं कि किस तरीके से कॉलोनियलिज्म का जो इम्पैक्ट था वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव था, किसके लिए, कॉलोनाइज्ड पीपल के लिए। उनकी इकोनॉमी भी चलेगी और उनकी लाइवलीहुड भी चलेगी। तो कॉलोनाइज्ड पीपल के लिए कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट काफ़ी डिस्ट्रक्टिव था, इससे उनकी इकोनॉमी और लाइवलीहुड चली गई। तो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ते हैं सर हेनरी मॉर्टन स्टेनली के बारे में। सर हेनरी मॉर्टन स्टेनली इन सेंट्रल अफ्रीका। सर हेनरी मॉर्टन स्टेनली स्टूडेंट्स सेंट्रल अफ्रीका में गए थे। स्टेनली वाज ए जर्नलिस्ट एंड एक्सप्लोरर सेंट बाय न्यूयॉर्क हेरल्ड टू फाइंड लिंग्विस्टन, ए मिशनरी एंड एक्सप्लोरर who had been in Africa for several years. स्टेनली, हेनरी मॉर्टन स्टेनली, वो एक जर्नलिस्ट था स्टूडेंट, एक पत्रकार था और उसके साथ साथ वो एक एक्सप्लोरर भी था। एक्सप्लोरर होता है खोजी, दूसरी जगहों को वो खोजता था। तो सर हेनरी मॉर्टन स्टेनली को न्यूयॉर्क हेरल्ड नाम के न्यूज़पेपर ने भेजा अफ्रीका में। क्यों भेजा, लिंग्विस्टिन नाम के आदमी को खोजने के लिए। लिंग्विस्टन कौन था, लिंग्विस्टन एक मिशनरी और एक्सप्लोरर था, मीन्स एक ईसाई मिशनरी था जो ईसाई धर्म का प्रचार करता था, और वो भी क्या था, स्टेनली की तरह एक एक्सप्लोरर ही था, दूसरी जगहों पे जा कर के एक्सप्लोरेशन करता था, खोज करता था। तो लिंग्विस्टन है ना आपके कई साल पहले, सेवरल ईयर्स एगो, अफ्रीका में गया था और वो वापस नहीं आया था। उसी को ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क हेरल्ड ने एक जर्नलिस्ट और एक्सप्लोरर को भेजा और उसका नाम क्या था, सर हेनरी मॉर्टन स्टेनली। लाइक अदर यूरोपियन एंड अमेरिकन एक्सप्लोरर्स of the time, Stanley went with arms, mobilized local hunters, warriors, and laborers to help him, fought with local tribes, investigated African trends, and mapped different parts, regions. तो स्टूडेंट्स, लाइक अदर यूरोपियन एंड अमेरिकन एक्सप्लोरर, दूसरे यूरोपियन और अमेरिकन एक्सप्लोरर की तरह, खोजकर्ताओं की तरह, स्टेनली भी हथियारों के साथ गया था, आर्म्स के साथ। उसने किस किस को मोबिलाइज किया अपनी हेल्प करने के लिए, लोकल हंटर्स जो शिकारी थे उनको, वॉरियर्स योद्धाओं को, और लेबरर्स मजदूरों को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा मीन्स मोबिलाइज कर लिया, और है ना उसने उनको बोला कि आप मेरी हेल्प करो। लोकल ट्राइब्स के साथ उसने लड़ाई भी लड़ी जो उसका विरोध कर रही थी। इन्वेस्टिगेटेड अफ्रीकन ट्रेंड्स, उसने है ना आपके अफ्रीकन ट्रेंड्स को इन्वेस्टिगेट किया। अफ्रीकन ट्रेंड्स बोलेंगे अफ्रीका के जो भूभाग थे, जो ज़मीन थी, उसका इन्वेस्टिगेशन किया, उसकी जांच पड़ताल की हेनरी मॉर्टन स्टेनली ने। मैप्ड डिफरेंट रीजन्स, और अलग अलग रीजन के उसने मैप भी बनाए। और ये देखिए उसके मैप किस चीज़ में काम आए, दीज एक्सप्लोरेशन हेल्प्ड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अफ्रीका। और हेनरी मॉर्टन स्टेनली ने जो एक्सप्लोरेशन की, जो खोज की, वो उसकी खोजें अफ्रीका को कॉन्क्वेस्ट करने में काफ़ी काम आई, क्योंकि उसके एक्सप्लोरेशंस और मैप को यूरोपियन कॉलोनिस्ट लोगों ने और कॉलोनाइजर्स ने यूज किया, और उन मैप की हेल्प से ही आपके अफ्रीका के भूभाग का यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को पता लगा, और वो अफ्रीका को जीतने में, उसको कॉन्क्वेस्ट करने में कामयाब हुए। तो काफ़ी काम आए यूरोपियन लोगों के किसके मैप, हेनरी मॉर्टन स्टेनली के। ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस वर नॉट ड्रिवन बाय
एन इनोसेंट सर्च फॉर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, जो जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन करते थे ना ये एक्सप्लोरर, जैसे हेनरी मोर्टन स्टेनली एक एक्सप्लोरर थे, उसने अफ्रीका में बहुत जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन की। वो है ना एक इनोसेंट सर्च, साधारण खोज से प्रेरित नहीं थी। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लेना उनका मेन पर्पज नहीं था। नोट ड्रिवन, प्रेरित नहीं थी, बाय एन इनोसेंट सर्च, साधारण सी सर्च के लिए, फॉर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लेना ही उन जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस का मेन पर्पज नहीं था स्टूडेंट्स। मीन्स जो जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन की हेनरी मॉर्टन स्टेनली ने, मैप बनाए, उनका मेन मकसद आपके जानकारी लेना नहीं था। दे वर डायरेक्टली लिंक्ड टू इम्पीरियल प्रोजेक्ट्स। साम्राज्यवादी जो योजनाएं थी, परियोजनाएं थी, उनसे डायरेक्टली जुड़े हुए थे। मीन्स मैप जब बनाते थे यूरोपियन लोग कहीं पे जा कर के, तो उनका डायरेक्ट पर्पज़ क्या होता था कि हमें अपना इम्पीरियल बढ़ाना है, हमें अपना साम्राज्य बढ़ाना है। इन मैप को है ना, इन मैप के थ्रू हम है ना इस एरिया की जानकारी लेंगे और फिर यहाँ के रिसोर्सेज को हम लूटेंगे और फिर यहाँ के लोगों को गुलाम बनाएंगे और इस एरिया पे कब्जा करेंगे। तो इम्पीरियलिज्म वही था, दूसरे एरिया में जा कर के अपना साम्राज्य फैलाना, लोगों को गुलाम बनाना और वहाँ के रिसोर्सेज को लूटना। तो मैप साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं बनाए जाते थे, वो आपके किसके लिए बनाए जाते थे, यहाँ पे मतलब कि इम्पीरियल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपका ये पार्ट ख़त्म होता है।